आज हम पॉलिटी के पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और पहला अध्याय जो है आपके पास वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ब्रिटिशर हमें छोड़ के गए और ये बैकग्राउंड हमें किस तरह से हमारी पॉलिटी को और हमारे भारत को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो इस समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि 1599 में क्या होता है। 1599 में इंग्लैंड के अंदर कुछ एक मर्चेंट एक कंपनी का निर्माण करते हैं और वह कंपनी 24 लोगों के द्वारा शुरू की जाती है। वो अपने आप में इस कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, परंतु इन लोगों के पास कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ये पैसा मार्केट से उठाते हैं और उन्हें कंपनी में शेयर होल्डर बना देते हैं। अब ये साथ में ये भी वादा करते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को भी मिलेगा। अब ऐसा मान लीजिए जैसे आज की डेट में जो कंपनियां हैं वो भी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट पूरा पूरा देती हैं। अब साथ में उस समय क्या होता है कि जो ये 24 डायरेक्टर है, इन डायरेक्टर को क्या करना था, कंपनी को रन करने की जिम्मेवारी पूरी इनकी थी और इनके पीछे जो पैसे लगाने वाले लोग थे वो आपके पास शेयर होल्डर थे। ये 24 जो डायरेक्टर है ये क्या करते हैं, ये 1600 में जब 1600 का टाइम आता है, 1600 का जब समय होता है, उस समय ये 24 के 24 डायरेक्टर मोटे मोटे तौर पर क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर ले लेते हैं। इस चार्टर का मतलब है एक तरह का लाइसेंस, और ये लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। इस लाइसेंस के अंदर साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ईस्ट इंडीज वाला एरिया, भारत और भारत से पूर्व वाला एरिया, उस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, काम करेगी। और इनका मोटे तौर पर जो काम था वह काम आपके पास कॉटन और स्पाइसेस का था, क्योंकि सब स्पाइसेस की जो डिमांड थी भारत से जो विदेशों में जाती थी वो बहुत ज्यादा थी। और साथ ही साथ में एक और चीज भी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये समझती थी कि उस समय भारत एक बहुत प्रॉस्परस एरिया था। वो ये भी चाहते थे कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 1600 में चार्टर ले लिया, किससे, क्वीन एलिजाबेथ से। और क्वीन एलिजाबेथ ने भी इस चार्टर में साफ तौर पर ये लिखा कि इस क्षेत्र में वैसे भी बहुत कंपटीशन है ट्रेड में, तो ये ट्रेड करने की मोनोपोली मतलब एक अधिकार, एकाधिकार, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस पूरे क्षेत्र में क्या करेगी, आपके पास ट्रेड करेगी। लेकिन कंपनी का काम ट्रेड का था। कंपनी ने धीरे धीरे ट्रेड से आगे चलकर भारत के अंदर अपनी नींव, अपनी फाउंडेशन को और मजबूत किया। अब होता क्या है, भारत की पॉलिटी में एक बहुत बड़ा रुख आता है जो आएगा आपके पास 1764 में। 1764 में बक्सर की जो बैटल होती है, उस बक्सर की बैटल में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। यहां पर कंबाइंड फोर्स का मतलब है कि एक ऐसी सेना जिसमें आपके पास मुगल एम्पायर का आपके पास शाह आलम टू, और साथ में अवध का राजा, और उसके साथ मोटे मोटे तौर पर अवध का राजा तो नहीं कह सकते, अवध का नवाब, और साथ ही साथ में आपके पास बंगाल से मीर कासिम भी इस युद्ध में उतरते हैं। जब ये युद्ध होता है 1764 में, इस युद्ध में ये जो पूरा हिस्सा है या ये कंबाइंड जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस क्या हो जाती है, इनका डिफीट होता है, ये हार जाती है। इसके हारने के बाद जब ये युद्ध होता है, इसमें कंबाइंड फोर्सेस हार जाती है, तो पहली बार मुगल एम्पायर, जो मुगल पूरे भारत में एक तरह से एक छत्र राज करते थे, ये दीवानी राइट्स 1765 में अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। इन दीवानी राइट्स का मतलब क्या है, ये दीवानी राइट्स या दीवानी अधिकार क्या होते हैं? दीवानी अधिकार का मतलब है कि आपके पास अगर देख लें आप लोग, सिविल
और रेवेन्यू यहां पर दो चीजें हैं। रेवेन्यू का मतलब है कि मुगल एम्पायर तीन जगह है, बंगाल, बिहार और ओडिशा, आपका आज की डेट का ओडिशा। ये ओडिशा आपके पास ये जो तीन जगह हैं, इन तीन जगहों पर जो पहले टैक्स कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू का मतलब है आय, और आय किससे आती है? टैक्स से आती है। इस एरिया पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और साथ में वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहां लोगों के लिए क्या सुविधाएं होगी, किस तरह से वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये भी कौन तय करेगा? अब ये ब्रिटिशर करेंगे। तो ये ब्रिटिशरों की एक नई शुरुआत होती है भारत के अंदर बक्सर के 1764 वाले युद्ध से, और 1765 में दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार किसे मिल जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी ठीक ठाक भारत में फंक्शन कर रही थी, लेकिन कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है धीरे धीरे। 1773 से पहले पहले कंपनी में क्या हो रहा था? कंपनी में लार्ज अमाउंट का करप्शन हो रहा था। कंपनी बैंक करप्ट की तरफ जाने वाली थी। अब हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वर्कर थे, जितने भी उसके अंदर लोग फंक्शन करते थे, वो लोग इंग्लैंड जाकर तो बहुत रिच थे, यहां से पैसा कमाते थे, वहां जाकर बहुत रिच बनते थे। उनका स्टाइल बहुत लग्जूरियस था, बहुत ज्यादा हाई फाई उनका स्टैंडर्ड था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार क्या हो रही थी? कर्जे में डूबती जा रही थी। अब उन्होंने क्या किया? 1773 से पहले उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया इंग्लैंड के अंदर। जब वो कंपनी लोन के लिए अप्लाई करेगी इंग्लैंड के अंदर, तो वो वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेडार में आ जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखती है कि कंपनी के वर्कर, कंपनी के जितने भी लोग हैं वो अमीर है, लेकिन कंपनी क्यों घाटे में जा रही है? कारण क्या है? इसीलिए पहली बार कंपनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, अब कंपनी का फंक्शन भी कहां पर? भारत के अंदर। पहली बार कंपनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, अगर आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन था भारत में, उसके लिए ब्रिटेन की सरकार एक आपके पास एक नियम लेके आती है, एक कानून बनाती है, जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, आपके पास 1773। इसका कारण यही है कि जो कंपनी ने लोन लिया और कंपनी की जो दशाएं खराब हुई, उसके पीछे, लोन लेने के पीछे का कारण, वो सारी चीजें क्या करेगी? वो इफेक्ट करेगी, वो इफेक्ट करेगी पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके पूरे प्रोसेस को। अब अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे, इस रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर क्या है, तो यहां थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेट का मतलब है उसको नियमित करने के लिए लाया गया, और लाया किसके द्वारा गया? ये इंग्लैंड की सरकार के द्वारा लाया गया। अगर हम इसमें देखें, इस एक्ट के अंदर देखें, और अगर हम इसके फीचर को देखें ठीक से, अगर हम इसे देखें, तो हमें यहां बहुत सारी चीजें पता लगेगी। पहली चीज यहां पे क्या होती है? पहली चीज होती है कि लगभग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत के इस हिस्से पर, जो बंगाल का हिस्सा है, ये आपके पास बॉम्बे वाला हिस्सा है, और ये मद्रास वाला हिस्सा है। आपका 1773 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लगभग इस पूरे रीजन को क्या कर लेती है? उनके कंट्रोल में लगभग आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे, 1815-16 तक जाएंगे, तो 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी मोटे मोटे तौर पर हिमाचल प्रदेश तक के एरिया को भी कब्जा कर लेती है, उस एरिया तक पहुंच जाती है। तो ये बंगाल, आपके पास बॉम्बे और ये मद्रास के जो आपके तीन रीजन हैं, यहां पर कंपनी के क्या होते हैं? मोटे मोटे तौर पर गवर्नर होते हैं, और ये गवर्नर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों का आपस में कोई ऐसा नहीं होता, कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि जो सुप्रीम होगी वो इन तीनों को रेगुलेट करेगी। जब ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, तो उस समय कानून, जो आपके पास जो एक्ट है, जो कानून है 1773 का, उसके अंदर साफ तौर पर यह कहा गया कि जो आपके पास बंगाल के जो गवर्नर रहेंगे, जो बंगाल के गवर्नर है, उसके नाम को क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। उसको बोल दिया जाएगा गवर्नर जनरल,
ऑफ बंगाल। और यहाँ पे एक चीज समझने की बात यह है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इस वाले क्षेत्र में है, पूरे भारत में नहीं है, इसीलिए गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बनेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स बनेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर जो ये बॉम्बे है और मद्रास का गवर्नर है, ये क्या करेंगे, ये बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर काम करेंगे। इस तरह से क्या कर दिया, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन है उस फंक्शन को सेंट्रलाइज कर दिया, उसका केंद्रीयकरण कर दिया। एक सुप्रीम अथॉरिटी बना दी गई और दो उसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए, उसके नीचे काम करने वाले बना दिए गए। किसके द्वारा, आपके पास इस एक्ट के द्वारा। और साथ ही साथ में क्या होता है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं उनके साथ 4 मेंबर की एक काउंसिल बना दी जाएगी, जो क्या करेगी, एडवाइज करेगी किसको, वॉरेन हेस्टिंग्स को, ताकि वो जिस तरह का कंपनी का फंक्शन भारत में है उस पूरे कंपनी के फंक्शन को क्या करेगी, रेगुलेट करने के लिए। और सारा काम जो है वो कौन देखेगी, काउंसिल भी देखेगी, जितना गवर्नर जनरल साथ में देखेगा। अब साथ में क्या होता है, एक और चीज की जाती है, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये होती है कि जो कंपनी के जो भी वर्कर थे या कंपनी में जितने भी लोग थे वो इंडिविजुअल भी अपना साथ में ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, ब्राइब्स लेते थे, गिफ्ट वगैरह लेते थे, वो सारी क्या कर देगी, वो अब क्या कर देगी, अलाउ नहीं की गई। अब उसे क्या कर दिया गया, एक तरह से एबलिश कर दिया गया, वो सारी चीजें क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। और साथ में ये भी किया गया यहाँ पर कि जो ब्राइब है, इंडिविजुअल ट्रेड है, उन सारे ट्रेड को खत्म करने की कोशिश की गई। और इसके पीछे कंपनी ने ये भी चाहा, और जो ये एक्ट था वो ये भी चाहता था कि कंपनी के जो वर्कर है, अगर हम उन वर्कर की सैलरी को बढ़ाएंगे तो शायद ये ब्राइब कम लेंगे। और साथ ही साथ में एक और काम किया गया जिसमें आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के अंदर जो आपके पास कलकत्ता है वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, शुरुआत की गई। इसका मुख्य काम था न्याय देना। इसमें आपके पास एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस की साथ में क्या की गई, नियुक्ति की गई। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पॉइंट ये है, आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर आप देखें कंपनी को रन करने वाले मेन लोग थे, जो कंपनी को चला रहे थे, सारे का सारा जो काम था कंपनी का वो कौन रन करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्नर जनरल को भी क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, मेन फंक्शन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, कंपनी किस तरह से काम करेगी और किस तरह का फंक्शन कंपनी का रहेगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते थे। और आपको पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पीछे कौन है, शेयर होल्डर, जिसने क्या किया है, कंपनी में पैसा लगाया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट कर रहा है, साथ में गवर्नर जनरल को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, अपॉइंट भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में यह कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत के अंदर जिस तरह के वो खर्चे कर रही है, उनका रेवेन्यू जो आ रहा है, मिलिट्री पे जो आप खर्चे कर रहे हैं, और साथ ही साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप सिविल का मतलब है सोसाइटी में क्या उन लोगों ने वर्क किया या किसी तरह का काम किया, वो सारी रिपोर्ट रेवेन्यू की, जो उनकी आय है कितनी आय आई, मिलिट्री पे भारत में कितना खर्च किया, और साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्च किया, इन सब की रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किसे देनी पड़ेगी। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी रिपोर्ट इंग्लैंड को देनी पड़ेगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इंग्लैंड सुपरवाइज करेगा, ब्रिटेन की जो सरकार है वो क्या करेगा, वो सुपरवाइज करेगा किसके फंक्शन को, इस इंडिया कंपनी के फंक्शन को। तो ये सारे का सारा क्या है, ये पूरे का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो आपके पास डिफेक्ट थे, जो और चीजें थी डिफेक्ट्स की, उन डिफेक्ट्स को जो आपका अगला एक्ट है उस एक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, साफ साफ तौर पर पूरा किया जाएगा। वो एक्ट रहेगा आपके पास 1781 वाला एक्ट। अमेंडिंग जो एक्ट है वो 1781 वाला एक्ट है। इस एक्ट के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं वो होगी आपके पास, जो 1773 में जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए अगला एक्ट आएगा 1781 वाला एक्ट।
इसके कुछ एक पॉइंट है जो हमें जानने पड़ेंगे और ये आपके पेपर के लिए भी जरूरी है। अब जो 7081 वाला जो आपके पास एक्ट है, पॉज तो करना है, बीच में बहुत